सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। नमस्कार। आज मैं प्रसिद्ध कहानीकार मनु भंडारी जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक यही सच है। घंटा भर हो गया यहाँ पर खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी है, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में मैं उन्हें ही देखती रहती हूँ, फिर निर्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही। इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आवाज़ ही की बात है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा भी समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं। मेज पर बैठकर मैं फिर से पढ़ने की चेष्टा करती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी से सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी सी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुखाई सी आवाज़ से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेस मेहता भी एक ही है। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब जब मेरा सिर खाने भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती है। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी। खट खट खट, वही परिचित पद ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजा पर आ खड़ा है। मैं देखती हूँ, पर मुस्कुराकर उसका स्वागत नहीं कर सकती। हंसता हुआ वह मेरे आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटककर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो?
रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है? नाराज होकर रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ थोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंस गया। बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी तो नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बारे में चिंता है, बस मेरी ही नहीं। पर कह कुछ नहीं पाती। एकटक उनके चेहरे की ओर देखती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही है। कोई समय होता तो मैंने अपने आंचल से उन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही है, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपने आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखाएगा। वह जानता है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह इतना कुशल है कि एक बार मैं यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसा आदत हो गया है कि एक दिन भी कमरे में फूल न रहे तो न पढ़ने में मन लगता है और न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनाने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में उसे ही भूल गई थी। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ते से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। हम सड़क पर है, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह यह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यहाँ जॉब मिल जाए तो बस फिर मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की किचकिच से तो मेरा मन उब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसने स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपने प्रिय टेकरी के पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटे मुझे
ऑफिस के झगड़े की बातें सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाए हैं। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकाएक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो यह पहला मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, इंटरव्यू के सामने डर लगता है क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल के इंटरव्यू यदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवा कर जाना। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात बता दो। असहाय सी मैं कहती हूँ। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है। निश्चित भी तो वही है, होगा। मुझे क्या करना उससे? मैं एकदम ही भिन्ना कर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है, और मैं भड़क पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे यह कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत करना। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झटक कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेता तो क्या हो कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुड़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं। हमें यह बेशर्मी पसंद नहीं है। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों न हो, पर है तो रास्ता ही। फिर कानपुर जैसी जगह, कमर में कमरे में मैं लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी जैसा उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती हूँ, निर्देश सी खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती है। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही है, सहला रही है, दुला रही है, और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी कि तो वह खूब हंसा था, और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्ख हूँ। कौन जाने, शायद
उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। धन्यवाद। आपको आज की मेरी ये कहानी की प्रस्तुति अच्छी लगी तो मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका अगला भाग में अगली बार पेश करूँगी। धन्यवाद।